गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस वीडियो में करेंगे आज हम हैलोजन फैमिली। ग्रुप 16 हमारा H2SO4 में ख़त्म हो गया था। H2SO4 की हमने सारी प्रॉपर्टीज़, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, या जो उसका प्रिपरेशन मेथड है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर ली थी। अब हम करेंगे आज हैलोजन फैमिली। आज हम ये देखेंगे कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और किस तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कैसे ये कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैलोजन, ये जो हैलोजन वर्ड है ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। हैलोजन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और हैलोजन का मीन्स होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। जैसे जनरली सी सॉल्ट फॉर्मिंग कहा जाता है। तो वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। तो जनरली जो हैलोजन्स होते हैं या हैलोजन कंपाउंड जो हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? सी में, ठीक है। तो सी में ये जो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं किस फॉर्म में? एज ए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस फॉर्म में, यानी आयन फॉर्म में ये सी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और सी वाटर में डिज़ोल्व होने के ही कारण इन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो जनरली जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, हैलोजन कंपाउंड 17 ग्रुप में आते हैं और हैलोजन कंपाउंड हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैलोजन एलिमेंट्स हैं। और कहाँ मिलते हैं हमें जनरली? ये हमें सी सॉल्ट में मिलते हैं, यानी सी में ये हमें जनरली मिलते हैं। किस फॉर्म में? एज ए क्लोराइड, एज ए ब्रोमाइड, एज ए आयोडाइड फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है तो इसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी इतनी पता नहीं है, तो इसको हम जनरली नहीं करते। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वॉयलेंस के साथ ये क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो फ्लोरीन के भी कंपाउंड हमें कम मिलेंगे। कम क्या मिलेंगे? मतलब ये है कि ये इसको जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड हमें अलग मिलेंगे। लेकिन जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो ये है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमें जनरली क्या होंगे? इनके कंपाउंड हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली की जो प्रेजेंस है और कहाँ कहाँ है। जैसे अगर हम देखें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन हमें जनरली कहाँ कहाँ और किस फॉर्म में मिलता है, या फ्लोरीन के जो चीफ मिनरल है या जो फ्लोरीन के ओर हैं जिनसे हमें फ्लोरीन मिल सकता है, सी वाटर या सी सॉल्ट के अलावा हमें फ्लोरीन और कहाँ मिल सकता है, वो उसके मेन जो ओर है वो क्या है? पहला है इसका फ्लोरिस्पार। कौन सा? फ्लोरिस्पार। और दूसरा है क्रायोलाइट। तो फ्लोरिस्पार इसका फॉर्मूला होता है CaF2, तो इसमें मिलता है हमें। और दूसरा मिलता है हमें ये क्रायोलाइट जनरली एल्युमिनियम का भी क्या होता है? और होता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Na3Al F6। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि जब एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जो क्रायोलाइट है वो डाला जाता है। और क्यों? क्योंकि क्रायोलाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है। किसकी? जो एल्यूमिना है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है और उसके साथ साथ ये क्या करता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर देता है। तो फ्लोरीन की जो मेन ओर है वो ये है, फ्लोरिस्पार एंड क्रायोलाइट। क्लोरीन की जो मेन ओर है, क्लोरीन हमें कहाँ मिलता है? रॉक सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट इस फॉर्म में मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड फॉर्म, ठीक है। और एक चीज़ और आती है इसकी, वो है इसकी
कार्नेलाइट, कार्नेलाइट दूसरी हो गई इसकी कार्नेलाइट, कार्नेलाइट फॉर्म। तो कार्नेलाइट जैसे KCl या आपका MgCl, KCl हो गया, हाँ MgCl ठीक है, KCl MgCl2.6H2 ये होता है इसका फॉर्मूला, तो इसमें हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तीसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमें कहाँ मिलता है? एज ए ब्रोमो कार्नेलाइट, एज ए ब्रोमीन हमें मिलता है एज ए ब्रोमो कार्नेलाइट, LITE कार्नेलाइट। तो ब्रोमीन कार्नेलाइट हो गया आपका KBr डॉट MgBr2 डॉट इसका फॉर्मूला 6H2O, कार्नेलाइट में 6H2 आता है। आयोडीन जनरली हमें किस में मिलता है? एज ए सीवीड, आयोडीन सीवीड लाइक NaI पोटेशियम सोडियम आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये सीवीड है। तो ये इनकी क्या है, जिन मिनरल से ये हमें मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरली जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली किससे बिलोंग करती है? ग्रुप 17 से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? p ऑर्बिटल में जाता है। 17 ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो p ऑर्बिटल में जाता है, और p ऑर्बिटल में कहाँ? p5, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2NP5। ठीक है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी हाई, इसका हाईली रिएक्टिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, इनकी सारी चीज़ें हाई होती हैं। तो इसीलिए होती है क्योंकि इनके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली इज, ये आपका NH2NP5। N आपका हो गया नंबर ऑफ सेल, जब सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अगर हम एक दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का देख लें अगर हम 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऐसे ब्रोमीन में क्या आ जाएगा? 4s2 4p5। आयोडीन में 5s2 5p, और उसमें 6s2 6p5, ये किसमें? एस्टेटाइन में आपका आ जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। अब हम करते हैं इसका मेन चैप्टर स्टार्ट, और वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे इसकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी फिजिकल स्टेट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर हम फ्लोरीन से लेके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पे हमें इन एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग फिजिकल स्टेट मिलेंगे। जैसे हम फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। सेम एज एस्टेटाइन भी सॉलिड है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ये डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती, ये मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। फ्लोरीन मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, क्लोरीन Cl मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, ब्रोमीन नहीं होता, आयोडीन भी नहीं होता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? ये डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2। ठीक है ना? तो ये जो है ये मोनो एटमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं होते? क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल में क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपस में ही क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो फ्लोरीन, एक एटम फ्लोरीन, दूसरा एटम फ्लोरीन, दोनों ने क्या कर दिया? शेयरिंग कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, F2 बन गया। Cl म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्यों? ये इनके हाई इलेक्ट्रॉन, किसके कारण? हाँ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आती है इसमें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण भी है, और दूसरे जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो भी क्या है? इनकी बहुत हाई होती है। तो इसके कारण ये क्या करते हैं? अपने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग करने पे ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो हैलोजेंस हैं वो डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी या हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है जी? F2, Cl2, Br2 डायटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। अब देखो दूसरी चीज़ आती है इनकी फिजिकल स्टेट। अब फ्लोरीन, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैसेस है। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और आयोडीन एस्टेटाइन सॉलिड है। अब ऐसा क्यों है तो एक ही ग्रुप के, तो एक ही ग्रुप के हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज इतनी डिफरेंस क्यों है? तो ये इसलिए होता है, ये डिपेंड करता है किस पे? वांडरवाल फोर्स पे, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसका आयनिक साइज या एटॉमिक साइज क्या। तो वांडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे। कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्स होता है वो भी इंक्रीज होता है। समझ रहे बच्चों? कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल ही बोलेंगे हम, या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन वो भी इंक्रीज होंगे। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। और वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या है? वही वांडरवाल फोर्स है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है? वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होता है। और वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होने के कारण इनकी जो स्टेट है वो चेंज होती है।
तो फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पे जो वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का साइज लार्ज हो जाता है तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो वान डेर वाल फोर्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और किस फॉर्म में आ जाते हैं, एज ए लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आयोडीन का साइज और लार्ज है, उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स है वो और ज़्यादा लगता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट इनकी किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इनकी वान डेर वाल फोर्स पे। और वान डेर वाल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वान डेर वाल फोर्स वो भी इंक्रीज होता है, इसलिए इनकी जो स्टेट है वो चेंज होती जाती हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ आती है फिजिकल स्टेट के बाद, जो सेकंड थिंग्स आती है आपकी, वो आती है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई। अब देखो, आप लोगों ने जब से पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट किया है, आप लोगों ने एक चीज़, ये जो स्टेट है ये हर किसी की शुरुआत में पढ़ी है, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे ऑक्सीजन फैमिली हो, चाहे आप हैलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। जैसे हम सपोज NaMgAlSiPsCl इस ग्रुप में चल रहे हैं, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में हम चल रहे हैं। तो थर्ड पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑटोमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और क्लोरीन तक आते आते जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के हाई होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो इसकी ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो उनको अपनी तरफ टाइटली होल्ड कर लेता है, यानी उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिससे कि जो एटॉमिक रेडिया है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर एटॉमिक रेडियस देखें सोडियम से और क्लोरीन तक, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी इस पर्टिकुलर पीरियड में सोडियम की जो एटॉमिक रेडियाई होगी या एटॉमिक रेडियस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के कारण जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। क्योंकि न्यूक्लियस का जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो वो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और पुल करता और अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाती है। इसलिए किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो हैलोजन फैमिली होती है उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होती है। और क्यों कम होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के कारण। टॉप टू बॉटम चलेंगे अगर हम इसी ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडाइन, अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगी, नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब साइज इंक्रीज होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं हैलोजन फैमिली में, यानी हैलोजन फैमिली के ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, फ्लोरीन टू आयोडीन, एसिडाइन नहीं लेंगे हम यहाँ पे, फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। तो पर्टिकुलर पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है हैलोजन की, और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और करेंगे हम इसमें एटॉमिक रेडियाई के बाद,
और एटॉमिक रेडियाई के बाद जो अगली चीज़ आती है आपकी, वो आती है आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी जनरली आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है कि किसी गैसेस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। अब हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, यानी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को जब हमें रिलीज करना है, वहाँ से निकालना है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल से अगर हम हैलोजन फैमिली की तरफ चलते हैं और पर्टिकुलर अगर हम हैलोजन फैमिली को देखते हैं तो हैलोजन फैमिली की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो अपने ग्रुप में, अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है, एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हैलोजन फैमिली की किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। क्लियर? टॉप टू बॉटम चलेंगे, सेम वही चीज़ आएगी कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आउटरमोस्ट शेल पे कम होता जाएगा। कुछ उसमें शील्डिंग इफेक्ट्स भी आएंगे। तो आउटरमोस्ट से जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज वो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा, और जब बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। और पर्टिकुलर हैलोजन फैमिली में आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम ग्रुप में चलें, पर्टिकुलर ग्रुप में, तो हैलोजन फैमिली की आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर आयनाइजेशन इंथैल्पी में। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। और फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो होती है डेल्टा एच आई, होती है 1680 किलोजूल पर मोल। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन इंथैल्पी किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में, किसी भी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। और इसी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम चले आयोडीन में, तो आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है आयोडीन की डेल्टा आई एच, ये होती है 1008 किलोजूल पर मोल। अब देखो कितना फ़र्क पड़ गया, एक की इतनी ज़्यादा, एक की इतनी कम। और यही रीज़न है कि आयोडीन क्या बनाता है? आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी लीस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण ये मोनोवैलेंट कैटायन बना लेता है। यानी आयोडीन की ये देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी लीस्ट होने के कारण आयोडीन किस में आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, ये I प्लस मोनोवैलेंट कैटायन बना देता है, मोनोवैलेंट कैटायन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। और ये प्रॉपर्टी कहाँ दिखती है इसकी? ये दिखती है I2 प्लस Cl2 में, क्या बना लेता है? ICl। यहाँ पे आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। तो ये किस कारण होता है? ये लीस्ट
आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण होता है कि इसके आयनाइजेशन इंथैल्पी अपने पार्टिकुलर ग्रुप में बहुत कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और किस फॉर्म में आ जाता है, मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की किसी भी एलिमेंट में अगर कंपेयर करें पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसीलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसकी और प्रॉपर्टी देखेंगे। आयनाइजेशन इंथैल्पी तक हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।